हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और आज एक और न्यू लेक्चर के साथ। सो दैट इज़ द लेक्चर अबाउट द न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियस को समझना है और न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़नी है आपके बुक के हिसाब से। सबसे पहले आप एक चीज़ को नोट कर लें कि जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ये चीज़ ज़हन के अंदर बिठा लें, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन होता है ना, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको न्यूक्लियस करता है। तो इसी वजह से उनको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। सिर्फ इसी वजह से इनको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल। किसी भी सेल का ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। सो ये चीज़ याद रखिएगा। इनको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया, ब्रेन ऑफ द सेल सिर्फ एक रीज़न की वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की उनको ये कंट्रोल करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूक्लियस, समझिएगा कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। आपके बुक के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, बुक में से रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एज यू नो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लियस। इसकी शेप को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आपको दो शेप्स में मिलेगा। यू विल फाइंड इनटू टू शेप्स। एक शेप को कहा जाता है दैट इज़ द स्पेरिकल शेप। ज़्यादातर न्यूक्लियस जो होगा वो आपको स्पेरिकल शेप में मिलेगा, और समटाइम्स इट इज़ आल्सो लोब्ड शेप। ये लोब्ड की शेप में भी आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं किसी भी सेल को यहाँ पे बनाऊँ और सेल को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्पेरिकल मैंने बताया, तो ये एक सेल है, सपोज कोई भी सेल है। इस सेल के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज़ द स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। और अगर एक और सेल में यहाँ पे बनाऊँ और इस सेल के बीच में आपको न्यूक्लियस तो मिलेगा, बट दैट न्यूक्लियस विल बी लोब्ड। अगर गौर से देखेंगे तो ये दो लोब्स की फॉर्म में, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब। तो ऐसे टाइप का जो न्यूक्लियस होता है इसे लोब्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द स्पेरिकल न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस आपको दो शेप्स में मिलेगा, आइदर इट विल बी लोब्ड और इट विल बी स्पेरिकल इन शेप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई? तो ये न्यूक्लियस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अच्छे से इनको समझेंगे। देखिए, बार बार हम एक ही चीज़ पढ़ते रहते हैं, दैट इज़ दो टाइप के सेल होते हैं। ये चीज़ हम बार बार पढ़ते रहते हैं, सही ना। एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। वन सेल इज टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल, और एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे ना। सो याद रखिएगा, दो टाइप के सेल होते हैं दुनिया के अंदर, नेचर में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के सेल से बने, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। देखें, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपको मिलेगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यू विल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो आपको क्या मिलेगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। और प्रोकैरियोट्स की अगर आप बात करेंगे तो यू विल फाइंड नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने के लिए। यूकैरियोटिक सेल को कहते हैं कि भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है, और प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आप सोचेंगे ये क्या है, वेल डिफाइन का मतलब क्या है? तो मैं यही बताने लगा हूँ आपको वेल डिफाइन के बारे में। समझे, देखें यहाँ पे किसी भी सेल को अगर आप देखते हैं तो सेल में आपको मिलेगा न्यूक्लियस।
किसी भी सेल को आप देख ले, अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, सो दिस इज़ अ सेल, सपोज ये इतना बड़ा हमने एक सेल बना लिया और इस सेल के बिल्कुल बीच में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड इज न्यूक्लियस। गौर से अगर आप देखेंगे तो ये सेल के बिल्कुल बीच में आपको एक स्ट्रक्चर मिला है, दैट स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को वेल डिफाइन कौन बनाता है? वेल डिफाइन का मतलब इट मस्ट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, वेल डिफाइन का मतलब होता है इट मस्ट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलोप भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर 1 यू माइट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलोप। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिलना चाहिए। जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सेकेंड आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा आपके पास? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। सही है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर आपको बीच में एक डार्कली स्टेन्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। ये ब्लैक कलर में जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या आप नाम देंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। और तीसरा इनमें आपको धागे निमा स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये जो धागे निमा स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। धागे निमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यू विल फाइंड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये आपको चीज़ें लाजमी मिलेंगी और इन्हीं चीज़ों की वजह से न्यूक्लियस को वेल डिफाइंड कहा जाता है। और इसी वजह से आप कहेंगे कि भाई जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, आपको न्यूक्लियोलस नहीं मिलेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आप डिफाइन और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम जब डिफाइन करते हैं यूकेरियोटिक सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को, तो उनको दो बेसिस पे डिफाइन करते हैं, एक बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो फिर वो यूकेरियोटिक सेल है, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? पूरे न्यूक्लियस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलोप क्या है, देन विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। ये चार चीज़ें हमने पढ़नी है आगे आने वाले लेक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और आगे वाले टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं और आप इसको न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहेंगे। सो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इट इज डबल मेम्ब्रेन एनवेलोप। ये एक डबल मेम्ब्रेन एनवेलोप होता है जो न्यूक्लियस के ऊपर आपको मिलेगा। इसे आप याद रखिएगा, इसे बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन एनवेलोप एंड इट इज़ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। जैसे सेल के ऊपर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ना, ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, इसकी ये बाउंड्री होती है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, सपोज़ यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जाऊँ न्यूक्लियस के बारे में तो अभी समझिएगा। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को अगर आप गौर से देखेंगे तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब होता है ये एक मेम्ब्रेन है और उसके पीछे एक और मेम्ब्रेन होगी, ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होता है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, लिपिड बाइलेयर अलग है, याद रखिएगा, लिपिड बाइलेयर, इसको लिपिड बाइलेयर के साथ आप इंक्लूड नहीं करिएगा। अच्छा, ये भी लिपिड बाइलेयर होगी, ये भी लिपिड बाइलेयर होगी, लेकिन ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। डबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट अलग होता है और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का अलग होता है। मतलब कि ये भी लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड बाइलेयर, इसकी भी दो लिपिड की लेयर्स होंगी, इसकी भी दो लिपिड की लेयर्स होंगी, लेकिन ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, डबल मेम्ब्रेन्स इसीलिए कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा। सही है, ये एक होगी इनर की तरफ जो मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको स्पेस मिलेगा और इस स्पेस में आपको मिलेगा फ्लूइड्स। ये जो स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसे कहा जाता है पेरी, इट इज टर्म्ड एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस स्पेस इज टर्म्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसे नाम क्या देंगे आप? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? सो दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये स्पेस मिलेगा। आपके बुक में एक और चीज़ बताई गई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर। ये बताया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंप्लीट बैरियर नहीं है, बट इट कंटेन्स हमेशा के साथ इट इज़ परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स। इट का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर बट इट इज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब इसके अंदर पोर्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं इसकी वजह से इनको परफोरेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर बट इट इज अ परफोरेटेड बाय न्यूक्लियोपोरिन्स या न्यूक्लियोपोर्स या न्यूक्लिक पोर्स। इसे याद रखिएगा, न्यूक्लियोपोर्स से ये परफोरेटेड होता है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर बट इट इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियोपोर्स। और ये जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स। जैसे कि अच्छा, न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं, न्यूक्लिक पोर्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन दैट इज प्रोटीन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोपोरिन्स। जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोरिन्स मिलेंगे और क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स मिलेंगे उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोपोरिन्स। ये प्रोटीन होते हैं जिनसे बनता है न्यूक्लियोपोर्स और ये इसी वजह से इनको कहा जाता है इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर, इट माइट कंटेन पोर्स ओवर देयर। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे बात बताऊँ, देखिए यहाँ पे पोर्स होंगे, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियर पोर्स मिलेंगे, ये कंप्लीट बैरियर नहीं होता, तो याद रखिएगा इट इज़ कंटेनिंग न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर्स। मैं अगर यहाँ पे समझाना चाहूँ तो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। और कॉमन सेंस की बात है, इन्हीं पोर्ट्स में से कोई चीज़ जो होगी वो न्यूक्लियस के अंदर भी जाएगी और न्यूक्लियस से बाहर भी जाएगी, ऐसे ना, इन्हीं पोर्ट्स की मदद से जाएगी ना। जैसे कि आपने एमआरएनए का नाम सुना होगा, एमआरएनए कहाँ पे बनता है आपके सर, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो तो न्यूक्लियस में होता है। तो भाई अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है तो एमआरएनए कहाँ पे बनेगा, न्यूक्लियस में। तो फिर वो बाहर कहाँ से आएगा, इसी न्यूक्लियर पोर्ट से आएगा ना। तो ये न्यूक्लियर पोर्ट से कोई चीज़ अंदर जाती है, कोई चीज़ बाहर आती है, ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें ट्रांसफर होती रहती है विद हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्ट्स। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर बट इट इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियो पोर्ट्स। आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपके बुक के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। और दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एक और स्ट्रक्चर है जो बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह तरीके से बताया गया है, दैट सेकेंड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड स्ट्रक्चर जो आपके बुक में बताया गया है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, देखिएगा इस चीज़ को, दिस इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इस चीज़ को भी हमने समझना। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को समझ लिया, वी आर गोइंग थ्रू द न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको ये समझना है न्यूक्लियस के अंदर, ओके, इसको कैसे समझेंगे आप, फ्लूइड्स, इट इज़ फ्लूइड विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस, फ्लूइड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड इन न्यूक्लियस विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस, विच अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस is called is nucleoplasm. Substance is called is nucleoplasm और कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, यहाँ पे वर्ड आ गया कैरियो, तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और लिम्फ वर्ड का मतलब होता है फ्लूइड्स। तो याद रखिएगा इसको कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म को, क्योंकि लिम्फ वर्ड का मतलब होता है कोई भी फ्लूइड। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड इन न्यूक्लियस विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपको फ्लूइड मिलेगा उसे आप नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर समझाने जाऊँ, देखें यहाँ पे अगर हम एक न्यूक्लियस बाहर निकालते, अच्छा ये सेल नहीं बना रहा मैं, ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ। सो इट इज़ अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा फ्लूइड्स। ये जो फ्लूइड होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड्स, और इसी वजह से इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आल्सो वी कैन कॉल देम एज द कैरियोलिम्फ। कॉन्सेप्ट सही समझ में आ रहा है भाई। देखें न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसकी कंपोजिशन को मैं समझाता हूँ आपको।
न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन। सो आई एम राइटिंग ओवर एयर कंपोजिशन ऑफ, समझिएगा, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। आपके बुक में बताया गया है इनके बारे में कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 आपको यहाँ पे मिलेगा मिक्सचर, यू विल फाइंड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। नंबर 1 आपको मिक्सचर ऑफ प्रोटीन मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेंगे आपको। डीएनए भी मिलेगा एंड आरएनए भी मिलेगा, डीएनए एंड आरएनए, और इनके एंजाइम्स भी मिलेंगे, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होते हैं? डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका आहिस्ता आहिस्ता। न्यूक्लियोटाइड्स इनमें आपको मिलेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारा डीएनए और आरएनए किस चीज़ से बना है? न्यूक्लियोटाइड्स से ना। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये मोनोमर है डीएनए और आरएनए के, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारी कंसंट्रेशन में। एंड सम मेटालिक आयन, एंड कुछ मेटल के आयन्स भी मिलेंगे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मेटल आयन होता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है वो भी आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आपने याद रखनी है कि आपको इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इट विल बी हैविंग हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए को लपेट के रखता है, मैं आगे बताऊंगा डीएनए को कैसे लपेट के रखता है। तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको मिलेंगे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सिर्फ इस हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की कंसंट्रेशन की वजह से ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसकी कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से अलग होती है, याद रखिएगा। The composition of nucleoplasm is slightly different than the cytoplasm due to the presence of histone and non-histone protein. आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इनकी वजह से इनकी जो कंपोजिशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DIFF, डिफरेंट होती है देन साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी लिख रहा हूँ, तो समझ जाइएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन की वजह से इनकी जो कंपोजिशन होती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन साइटोप्लाज्म। सो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दूसरा जो ना फैक्टर आपने याद रखा। बुक में से रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एज यू नो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, जो तीसरा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस का, दैट इज टर्म्ड इज न्यूक्लियोलस। क्या नाम देंगे भैया आप उनको? आप उनको नाम देंगे न्यूक्लियोलस का। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोलस को डिफाइन करते हैं हम कि क्या होते हैं न्यूक्लियोलस। देखें, न्यूक्लियोलस को डिफाइन करेंगे तो विद इन द न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल वर्ड मैंने आपको बताया गोल। इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। some cells contain one nucleolus, or some contain many, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसी वजह से इनको कहा जाता है न्यूक्लियोलाई। आधी बात समझ, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर होगा तो न्यूक्लियोलस और ज़्यादा होंगे तो आप क्या नाम देंगे? आप नाम देंगे न्यूक्लियोलाई का। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखिएगा। ये अपनी शेप और साइज़ के हिसाब से अपने डिफरेंट होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो ये डिसअपियर हो जाता है। इट न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट डिसअपियर्स एट सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना तो सेल डिवीजन के वक्त ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिसअपियर। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन हो जाती है तो दोबारा ये रीअपियर हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। इट इज कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। डिफरेंट टाइप के आरएनए आपको यहाँ पे मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए यहाँ पे मिलेंगे। इसी वजह से ये न्यूक्लियोलस कहलाता है, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस को कहा जाता है राइबोसोमल फैक्ट्रीज। क्या कहा जाता है भाई? राइबोसोमल फैक्ट्रीज।
प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर राइबोसोम्स। तो राइबोसोमल फैक्ट्रीज किन्हें कहा जाता है? तो आपके सर राइबोसोमल फैक्ट्रीज का मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में, इसलिए न्यूक्लियोलस को कहा जाता है राइबोसोमल फैक्ट्री। शॉर्ट वर्ड में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी राइबोसोम्स है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूक्लियस। आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी सेल के अंदर बीच में आपको एक सर्कुलर डार्क स्टेन स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। सही है। और जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से ये न्यूक्लियोलस अलग हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, जहाँ पे आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये राइबोसोम्स बनाता है, यही ना भाई। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे वो आरएनए कंटेनिंग होते हैं ना, तो इसी वजह से राइबोसोम्स यहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ क्रोमेटिन मटेरियल क्या है और क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ मैं। देखिए न्यूक्लियस को रीड कर लेते जो आपके बुक में बताया गया। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831. It is the most important and prominent part of cell which controls all the activities of the cell. It is commonly spherical in shape. In some cell it is lobed in structure. आगे बताता हूँ मैं। तो ये इजी है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर इसको डिस्कवर किया था और मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल का ऑर्गेनल है। जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की यही कंट्रोल करता है। कॉमनली स्फेरिकल इन शेप होता है, लेकिन ये लोब्ड स्ट्रक्चर में भी आपको लाजमी मिलेगा। आगे रीड करते हैं इसको। ये है कि इन यूकैरियोटिक सेल, आगे ये बताया गया कि यूकैरियोटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड फिल्ड इन इट, न्यूक्लियोलाई मतलब कि न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ये 3-4 स्ट्रक्चर आपको लाजमी मिलेंगे किसी भी न्यूक्लियस में। अच्छा, कौन से न्यूक्लियस की बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल की। तो आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क मिलेगा, जो यहाँ पे बताया गया है। न्यूक्लियर इनवेलॉप मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो फ्लूइड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो ये पोरिन प्रोटीन से जो कि इनकम्प्लीट बैरियर बनाती है, कंप्लीट बैरियर नहीं है, इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। सो दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस। और बारी बारी इन स्ट्रक्चर को रीड करते जो बुक में बताए गए। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीड करते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस इनवेलॉप, वर्क एज अ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाउंड्री के तौर पे काम करता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है। बोथ मेम्ब्रेन इज अ थिन स्पेस फिल्ड विद इन अ फ्लूइड्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंप्लीट बैरियर। मैंने आपको बताया इट इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स विच आर मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोपोरिन्स. Certain substances pass freely through the pores between the nucleus and the surrounding cellular substance. in nuclear pores से वो मूव कर सकते हैं। इजी है, मैं बस रीड करता जाता हूँ, वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इनके बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियस फिल्ड विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और कैरियोलिम्फ, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, लिम्फ का मतलब होता है फ्लूइड। इट इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड मिलेगा एंड सम मेटल आयंस जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह। आल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देयरफॉर इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको मिलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। आगे रीड। न्यूक्लियोलस के बारे में बताया गया है कि विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई इन वन न्यूक्लियस। देयर नंबर्स वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अलग सेल्स में अलग अलग न्यूक्लियोलस की कंसंट्रेशन आपको मिलेगी। डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टरवर्ड। सेल डिवीजन जैसे होगा ना तो तब ये जो ना वो डिसअपियर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन हो जाएगी तो ये रीअपियर हो जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। और डिफरेंट आरएनए जो ना ये फॉर्म कर सकता है, इसी वजह से डिफरेंट आरएनए की कंसंट्रेशन इनके अंदर पाई जाती है, इसी वजह से इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। थोड़ा सा न्यूक्लियोप्लाज्म से डिफरेंट हो जाता है इनकी कंसंट्रेशन ड्यू टू द आरएनएस।